नमस्कार दोस्तों। हम जिस दौर में रह रहे हैं ये फेक न्यूज़ का दौर है। तो करीब मेरा शुरू के बचपन के 20 साल जो थे वो आर्मी बेस के अंदर गुजरा है। तो आर्मी में एक रूल होता है कि बेसिकली अगर आपको कुछ एक्शन करना होता है तो आप कवर फायर देते हो। कवर फायर यानी कि आप गोलीबारी करते हो ज़बरदस्ती, और साइड से जो होता है दूसरा आर्मी की जो ट्रूप होती है साइड से निकल जाती है। तो ये जो कवर फायर होता है इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। वैसे ही आज की डेट में रियल मुद्दों को जो रहता है निकालने के लिए कवर फायर दिया जाता है, जिसमें कि आपको जो है चीज़ों से भटका दिया जाता है। आप क्या सोचते हो कि अरे ये मुद्दा जो है ये इम्पॉर्टेंट है, तो उसके पीछे चल जाते हो आप। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। जब 2020 के टाइम में कोविड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करने लगा, सरकार के ऊपर सवाल उठने लगे, तब एक बहुत बड़ा मुद्दा आपके सामने आया। वो मुद्दा था सुशांत सिंह का जो जो मर्डर मिस्ट्री थी। अब उसको मर्डर मिस्ट्री बोलूं या आत्महत्या की जो मिस्ट्री थी, जो भी हो आप समझो, क्योंकि इतने साल हो गए, अभी एक कितने साल हो गए हैं, अभी तक उसका कुछ भी पता नहीं चला कि उसका वाकई उसने आत्महत्या किया था या किसी ने उसका मर्डर किया था। लेकिन जो पूरी मीडिया थी बस उसी पे लगी हुई थी, उसी पे आपका ध्यान रखे हुए थे, और आप भी बड़े गौर से उस न्यूज़ को देख रहे थे। आज की डेट में फेक न्यूज़ों का जो बाज़ार है वो टेक्नोलॉजी की बदौलत, मतलब अब एआई आ चुका है। आज की डेट में आपको सिर्फ एक फ़ोटो चाहिए होता है, उस फोटो से आप कुछ भी कर सकते हो। उसमें आप बैकग्राउंड हटा दो, किसी और के साथ आपको खड़ा कर दो, कुछ और करते हुए दिखा दो, या आपका वो फ़ोटो उठा के वीडियो बना डालो, उस वीडियो में आपसे कुछ भी बुलवा लो। तो ऐसे युग में आप जी रहे हो। तो अगर आप कोई भी खबर आपको मिलती है तो उस खबर की जांच करना आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन अक्सर लोग क्या करते हैं, सिर्फ अपना उंगली दबाते हैं, लाइक शेयर उसको फैला देते हैं। उसी जगह पे आप उस मैसेज को उठाओ और जाओ गूगल पे और सर्च करो उस फोटो या उस वीडियो का, कि उसको आप फैक्ट चेक करो। जब आप फैक्ट चेक के लिए आप डालोगे गूगल के अंदर तो आप पाओगे कि कई लोगों ने उसके ऊपर रिपोर्ट दी है कि वो फेक वीडियो है, फेक फोटो है करके आप जान पाओगे। तो उस फेक फोटो को समझ पाना या फेक वीडियो को समझ पाना बहुत ज़रूरी है। और इस कवर फायर, जो कवर फायर हो रहा है उसके बारे में समझो। आज देश का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? आज सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो ये है कि मणिपुर जल रहा है। मणिपुर में क्या हो रहा है इसके बारे में जानना चाहिए आपको। तो आपको मुद्दा भटकाने के लिए कुछ और मुद्दों पे लेके जाया जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अभी ईडी का जो चल रहा है, ईडी डायरेक्टर का 45 दिन का उनको एक्सटेंशन दिया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भाई आप रिटायर आदमी को इस तरह से साल भर साल आगे एक्सटेंड नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ईडी में क्या काबिल अफसर नहीं है क्या जो उनका पोजीशन ले सके? लेकिन नहीं, सरकार जो है, अभी की जो सरकार है वो उससे कंफर्टेबल है, उनके हिसाब से वो काम कर रहे हैं, तो इसलिए वो हैप्पी है, तो उसी को रखना चाहते हैं। तो अब आने वाले दिनों के अंदर मणिपुर के दौरान आप देखोगे कि कई चीज़ों के ऊपर आपका ध्यान भटकाया जाएगा। उसके लिए आप किसी भी तंत्र को इन लोग यूज़ किया जाएगा। तो आप अपने मुद्दे से मत हटिए। मणिपुर का मसला क्या है? मणिपुर का कोई मसला, वहाँ पे कोई कोई हिंदू मुस्लिम या क्रिश्चियन का कोई खेल नहीं है। वहाँ पे खेल जो है उसको समझना है आपको, तो आपको समझना पड़ेगा कि फॉरेस्ट का जो प्रोटेक्शन है, अभी सरकार ने पार्लियामेंट के अंदर एक लॉ पास किया है जिसके अंदर बॉर्डर से 100 किलोमीटर के अंदर तक के जो जो फॉरेस्ट एरिया है उसका कंट्रोल सरकार अपने हिसाब से कर सकती है, किसी आर्मी बेस बनाने के लिए, या जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, या कोई टूरिस्ट या इसके लिए कर सकती है। अब ये टूरिस्ट क्या होता है? बेसिकली कॉर्पोरेट्स को दिया जाता है। कॉर्पोरेट क्या करते हैं, उस फॉरेस्ट में आते हैं, वो वहाँ से वहाँ के जो नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं, चाहे वो को वहाँ के जो पेड़ हो या वहाँ के जो मिनरल्स हो, उसको सब खोद डालते हैं। तो मणिपुर का जो इशू है वो लैंड से रिलेटेड है, और उसमें वहाँ पे जो कुकी समुदाय है उनके पास बहुत सारा फॉरेस्ट लैंड है।
और इसके लिए जो है वहाँ पे कोई हिंदू नहीं रहता है। जो मेथी ग्रुप है वो कोई हिंदू नहीं है, मेथी ग्रुप है और कुकी ग्रुप है और नागा ग्रुप है। ये तीन ग्रुपों का वहाँ पे जो है, जो कबीला, मतलब कबीला जो है ऐसा रहता है ना, कभी जैसे अपन पुराने ज़माने में बोलते थे कि वो उनका कबीला, ये उनका कबीला, तो वैसे ही ये तीन ग्रुप है मेनली। इसमें मिक्सचर है, इसमें क्रिश्चियन भी है और मेथी, मेथी में जो ज़्यादातर लोग हैं वो वहाँ का कोई उनका कोई एक लोकल क्या बोलते हैं, उनका जो समुदाय का एक गॉड है, वो कोई हिंदू वाला कॉन्सेप्ट नहीं है उनका। लेकिन इसको जो है कोई और इसके अंदर खेल रहा है और इनको आपस में लड़ा रहा है। लड़ाने का उद्देश्य है कि लैंड जो है जितना हो सके कवर करो और वो लैंड को जो है बाद में कॉर्पोरेट्स को दिया जाए। ये सब खेल जो है लैंड का चल रहा है और हम इस मुद्दों से भटक ना जाए या इस मुद्दों के अंदर जाके ज़्यादा ज़्यादा जानकारी ना ले पाए, इसके लिए कवर फायरिंग हो रही है। ये कवर फायरिंग जो होती है ना, उसमें आपको ड्रोन भी उड़ाया जाएगा, उसमें आपको बोला जाएगा कि आप सेल्फी करो, आपको ये करो, जैसे आपने कोविड के टाइम में थालियाँ बजाई, क्या क्या किया आपने ऑक्सीजन के लिए, लेकिन आप तरसते रहे। फिर बाद में जब केजरीवाल ने अपना सोशल मीडिया में थोड़ा सा वो किया तो लोग जाग उठे। तो समझो, मुद्दों से मत भटको। आपको लड़ाने के लिए धर्म के नाम से आपको कई चीज़ें की जाएंगी, कई फेक फ़ोटो, कई फेक वीडियोस आपको लाया जाएगा, लेकिन आप मुद्दों पे टिके रहो, सवाल करो, क्योंकि सवाल करना है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप सवाल करते हो और सरकार उसका जवाब देने को तैयार नहीं है तो फिर बहुत मुश्किल है। आज आप देख रहे हो पार्लियामेंट में काम नहीं हो रहा है, या पार्लियामेंट में जो बिलें हैं वो बिना अपोजिशन से डिस्कस किए हुए, उन लोग से डिस्कशन किए बिना, अपोजिशन को बताए बिना बिल पास किया जा रहा है। तो यही होता है, अगर मेजॉरिटी हो और अपोजिशन ख़त्म हो जाए तो फिर सवाल कौन करेगा भाई। अगर एक आदमी की मर्जी से ही सब कुछ चलाना है तो फिर वो उसको डेमोक्रेसी नहीं बोला जाता है। यहाँ जो आदमी, पहले हम देखते थे कि हमारी जो मीडिया थी वो सरकार से सवाल किया करती थी, आज वो देखते हैं कि मीडिया जो है वो सरकार को बचाने में लगी हुई रहती है। वो कवर स्टोरी या कवरिंग फायर करती है। यहाँ हमसे मणिपुर के बारे में हम पूछते हैं तो बोले कि राजस्थान में क्या हो रहा है, बंगाल में क्या हो रहा है। अरे बंगाल में क्या हो रहा है, राजस्थान में क्या हो रहा है, इसकी जानकारी भी लेने की जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की है। अगर वहाँ पे वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो काम नहीं कर रही है तो उसका भी जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, जो कि उनको भी देखना चाहिए। लेकिन जब सवाल किया जा रहा है मणिपुर के बारे में तो जवाब दो मणिपुर के बारे में, मुद्दों को मत भटकाओ, कवर फायरिंग मत दो। तो तो मेरा अनुरोध आपसे है कि इस कवर फायरिंग के पीछे ना जाके रियल मुद्दों पे देखो। जब फायरिंग ज़्यादा हो रही है तो समझ लेना कि इसके पीछे कुछ ना कुछ चल रहा है। तो कवर फायरिंग के पीछे ना जाएं, फेक न्यूज़ों से बचे, चीज़ों को समझे और शांति से सोचे, ना कि किसी के कहने पे भड़का के क्या बोलते हैं, ये हमारे हिंदू भाइयों को क्या कह दिया, ये हमारे मुस्लिम भाइयों को क्या कह दिया, ये हमारे क्रिश्चियन भाइयों को क्या कह दिया करके इमोशनल होके आप अपना जो है जो 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 मुद्दा भटकाने के लिए गवर्नमेंट का साथ ना दे और सोच समझ के अपने विचार करके शांति बनाए रखे। मणिपुर जल रहा है, सवाल करें मणिपुर पर। आज मैं देख रहा हूँ कहीं क्रिश्चियन चर्चेस जो हैं मणिपुर के लिए पैसा कलेक्ट कर रहे हैं। पैसा कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया जो है दुनिया की थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी है, यही हमारे प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं। तो पैसा नहीं है मसला, मसला ये है कि सरकार की जिम्मेदारी पे सवाल किया जाए। तो हमारे जो क्रिश्चियन के जो 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 चर्च के लीडर्स हैं उनको फंड रेसिंग नहीं करना चाहिए, उनको सरकार से सवाल करना चाहिए। अगर सवाल नहीं करोगे तो किस तरह से उनकी जिम्मेदारी बनेगी। अगर वो बोलते हैं, सरकार बोलते हैं कि उनको फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, चाहे वो युद्ध के समय हो, चाहे किसी भी स्टेट का मैटर हो, अगर सरकार बोलती है कि हमें फाइनेंशियल हेल्प चाहिए तो यहाँ की जनता, हमारी जनता ने पहले भी
सरकार का साथ दिया है। जब हमने युद्ध किए थे पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ, हमारी फाइनेंशियल हालत इतनी अच्छी नहीं थी, तो हमारे देश के लोगों ने हेल्प किया है और आगे भी हेल्प करेंगे। लेकिन मणिपुर का मसला सरकार की जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी से भगने मत दो इन लोग को मुद्दा भटकाने मत दो, कवर फायर मत करने दो। आज हम देख रहे हैं इंडिया के ऊपर बड़े बड़े चर्चाएं चल रही हैं। अरे इंडिया क्या है? आज हमारी आर्मी भी इंडियन आर्मी है। हम कभी कभी किसी ने सुना है कि भारत आर्मी करके सुना है? किसी ने नहीं सुना है ना, इंडियन आर्मी करके सुना है। तो हम किस पे चर्चा करने लग गए? हम इंडिया पे चर्चा कर रहे हैं और यहाँ मणिपुर के बारे में हम बात ही नहीं कर रहे हैं। हम लगे हुए हैं ब्रिटिश क्या बोलते, ईस्ट इंडिया में भी इंडिया थी, लेकिन ये कोई नहीं बताएगा कि इंडियन ने उसको खरीद लिया है। आज जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो इंडिया की है, इंडियन कंपनी है। तो मुद्दों से भटकाने मत दो, समझे? इंडिया, अरे किसी ने इंडिया नाम रखा है, अच्छी बात है ना, हमारा देश का नाम रोशन ही हो रहा है ना, इंडिया ही बोल रहे हैं ना। लेकिन उस पर भी लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री जी उस पर घंटों के भाषण दे रहे हैं, लेकिन मणिपुर पे उनको सिर्फ 36 सेकंड का ही टाइम मिल रहा है। मोदी जी, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैं आपसे बड़ी आशाएं रखी थी। 70 साल मैंने सोचा कांग्रेस की सरकार थी, घोटाले की सरकार थी करके ये सोचता था मैं। लेकिन आज मैं समझ पा रहा हूँ कि जब लास्ट 10 साल के अंदर कंपनियां बिक रही हैं, जो सरकारी कंपनियां पैसे बना रही थी वो बिक रही हैं। कंपनी बिकने का मुझे गम नहीं है, लेकिन मुझे ये है कि मेरे भाई बंधु, गरीब भाई बंधु जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब से आते थे, जिनको कि आरक्षण के तौर पे इन सरकारी कंपनियों में नौकरियां मिलती थी, वो अब कहाँ जाएंगे? वो कौन सी नौकरियां करेगी? अगर ये सारे कंपनियां प्राइवेट कंपनियों में चले जाएगा तो ये तो जनरल लोग को ही नौकरी मिलने वाली है। जिनको ज़्यादा अवसर मिलते हैं, जो इंग्लिश बोलते हैं, उन लोग को ही नौकरियां मिलेगी। बाकी गरीब क्या करेगा? कितने लोग पकोड़े तलेंगे? खाने वाला भी तो मिलना चाहिए। हर कोई अगर पकोड़े तलेगा तो खाएगा कौन? और पकोड़े कैसे तले जाएंगे? यहाँ तो टमाटर और सब्जियों के दाम देख के कौन पकोड़े तलेगा? कौन खरीदेगा? कौन खाएगा? तो समझो, कुछ देश के लिए कुछ करियो। आपके पास अच्छा वक्त है, आपके पास मेजॉरिटी है। सरकार तोड़ फोड़ की सरकार नहीं है आपकी सेंटर में। आपको पूरा हक है, आप कुछ भी कर सकते हो, कहीं कानून को ला सकते हो, लेकिन जो अच्छे कानून हैं उसको तो मत हटाओ। उस पर ध्यान दीजिए आप। आपके लिए मेरे काफ़ी भरोसा था मुझे आपसे, लेकिन आज जब मैं देख रहा हूँ कि आप मणिपुर पे कुछ भी बोलना नहीं चाह रहे, तो इससे मुझे ये समझ में आ रहा है कि आप में और पहले वाली सरकारों में कोई अंतर नहीं था। वो भी अपना साध रहे थे, आप भी अपना ही साध रहे हो। तो इसलिए जागो, कुछ करो। कम से कम आपने ही बोला था कि एक घर में 2 कानून नहीं हो सकते। यूसीसी के ऊपर आपने बात की थी। तो मेरा सवाल है, हमें बोलना था कि एक घर के अंदर अमर, अकबर, एंटोनी भी तो नहीं रहता। अमर के घर में रहता है, एंटोनी के घर में रहता है, अकबर के घर में रहता है। तो हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि जब हम बोल रहे हैं कुछ, तो उसके क्या क्या प्रैक्टिकली क्या क्या पॉसिबल है। तो एक देश के अंदर, एक घर के अंदर एक कानून हो सकता है, लेकिन वो शर्मा जी का घर है तो शर्मा जी का कानून चलेगा। वो खान साहब का घर है तो खान साहब का कानून चलेगा उसके घर के अंदर। ओके, जो एंटोनी होगा वो एंटोनी का काम, अपने घर का कानून चलाएगा। लेकिन अगर एक कॉलोनी में आप रहते हो, अमर रहता है, अकबर रहता है, एंटोनी रहता है, तो इसके अंदर आपको भाईचारे के साथ रहना पड़ेगा। वो चीज़ के बारे में आप बात करो। तो हर पर्सनल कानून के अंदर, मतलब सिविल कानून तो आपका, क्रिमिनल कानून तो आपका एक ही है, उसमें तो कोई अंतर नहीं है। कोई अगर किसी का मर्डर करता है तो वो तो हिंदू हो मुस्लिम हो एक ही सज़ा मिलने वाली है। कोई अगर किसी और को धोखा देता है या कुछ देता है तो उसमें सिविल कानून एक है। क्या आप चेंज करना चाहते हो? आप चेंज करना चाहते हो पर्सनल कानून। अब ये पर्सनल कानून क्या होता है कि मैं शादी क्या क्या होगा, मेरी बीवी का तलाक का, या कितनी शादियां कर सकते हैं, प्रॉपर्टी का क्या मैटर होगा, प्रॉपर्टी का जो बंटवारा होता है वो किस तरह से होता है, ये सब पर्सनल मैटर है। इसके अंदर पर्सनल मैटर के अंदर आप क्या कर सकते हो कि ये कानून को पूरी तरह से निकाल के फेंकने की जगह हर कानून के अंदर जो बुराइयां हैं
वो उस समुदाय से बात करके उस बुराइयों को निकाल के आप पर्सनल कानून को अच्छा रिफाइन कर सकते हो। ना कि एकदम से जैसे आपने नोटबंदी किया था और उसके बाद आज 2000 का नोट भी आपने निकाल खींच लिया है वापस, तो सोचे समझे बिना नोट लाने से, 2000 का नोट लाने से नुकसान किसका हुआ? आपने इतने पैसे खर्च करके इसको प्रिंट किया, लोगों को दिया, और वो नोट जो है आप कोई काम का नहीं रहा। उसके जगह आपने अगर दूसरे नोट बना लिए होते, 500 के ज़्यादा नोट बना लिए होते या 100 के नोट प्रिंट कर लिए होते, तो आज भी वो चल रहा होता। ये सब हमारे ही टैक्स के पैसे हैं ना जो बर्बाद किए गए। आज हमसे आंकड़े पूछे कि भाई जो बंद किया था आपने, जो नोट बंदी की थी आपने, उससे सरकार को कितना पैसा मिला, जनता को क्या हासिल हुआ, इसका कुछ आपने अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन दी है हमको? नहीं दिया है आपने। तो फ़ायदा तो कुछ हुआ नहीं हमको। आपने बोला था कि विदेशों से काला धन आएगा, स्विस बैंक का आंकड़ा है, उसमें तो काला धन बढ़ गया है। आप बोल रहे हैं कि आप देश का विकास कर रहे हैं करके, विकास कर रहे हो करके बोल रहे हो तो हम मान लेते हैं, चलो विकास कर रहे हैं आप। लेकिन ये भी सामने आ रहा है कि कर्जा जो है, जो 2014 में था उससे कहीं गुना ज़्यादा देश का कर्जा हो चुका है। तो ये सब सच्चाई अगर नहीं है, अगर ये झूठ है जो लोग फैला रहे हैं, तो आप जिम्मेदार हैं सच्चाई को बाहर लाने के लिए। आपकी सरकार जिम्मेदार है इसके बारे में बताने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए। आज अगर कोई अफवाह फैल रही है या फेक न्यूज़ फैल रहा है तो इसकी जिम्मेदार भी सरकार ही है। क्यों नहीं आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो? प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप सच्चाई को लोगों के सामने लाते हो, ताकि जो लोग फेक फैलाते हैं उनको आप विराम दे सकें। आज मणिपुर के बारे में आप जनता को क्यों नहीं बताते हो कि वहाँ का क्या है, वहाँ का रियल मुद्दा, किस तरह से सरकार काम कर रही है उस मुद्दों को हटाने के लिए, किस तरह से वहाँ शांति आ सकती है। तो सरकार की जिम्मेदारी तो है। तो आप अपोजिशन को भी जवाब नहीं दे रहे हो, ना मीडिया में कोई कोई अपना क्या बोलते हैं इंटरव्यू दे रहे हो जिससे लोगों तक आप सही जानकारी पहुंचा सके। तो क्या हो रहा है कि यहाँ बीजेपी की भी लोग फैला रहे हैं झूठी खबरें, वहाँ कांग्रेस के भी लोग फैला रहे हैं झूठी खबरें। तो आप क्या कर रहे हो, क्या चाह रहे हो आप कि आपस में लड़ मरे ये सब लोग विदाउट जानकारी के? अगर आपने सही जानकारी दी होती तो ये स्थिति नहीं आती थी। तो फेक न्यूज़ और फेक न्यूज़ को बचाने का एक ही तरीका है कि लोग जागरूक हो जाएं इन फेक न्यूज़ों से, और सरकार भी जो है सही जानकारी देने लगे मीडिया के थ्रू, ताकि ये जो फेक न्यूज़ है वो बच सके। आज टेक्नोलॉजी बहुत आगे जा चुकी है, एआई से बहुत कुछ चीज़ें किया जा सकता है। तो इसलिए सरकार की और जनता की दोनों की जिम्मेदारी है कि इन फेक न्यूज़ों से बचे और इन फेक न्यूज़ों को ज़्यादा फैलाएं ना। आप पहले चेक करें और फिर फैलाएं। धन्यवाद।